हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। तो दोस्तों, आज की संपादकीय लेकर मैं प्रस्तुत हूं, और आज की संपादकीय का टॉपिक है विपक्षी एकता की कठिन राह। तो विपक्षी जो हैं उनमें एकता हो नहीं पा रही है, और यह राह जो है वो काफ़ी कठिन है। तो आज की संपादकीय हमें कुछ ऐसी ही जानकारी देने वाली है। इन्हीं मुद्दों पर कुछ चर्चा है कि किस तरीके से जो विपक्ष है, विपक्षी एकता है, उसकी राह कठिन होती जा रही है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की संपादकीय से हमें क्या कुछ नया जानने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली आकर राहुल गांधी से मिलना और फिर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से भेंट करना, यह बताता है कि विपक्षी एकता की पहल तेज हो रही है। चूंकि अब लोकसभा चुनाव में करीब 1 वर्ष की ही देर है, इसलिए विपक्षी एकता को लेकर हलचल बढ़ना स्वाभाविक है। विपक्षी दल यह जान रहे हैं कि यदि वे एकजुट नहीं हो सके तो आगामी आम चुनाव में उनके लिए भाजपा का मुकाबला करना कठिन होगा। इस समय कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व है। इनमें से ज्यादातर ने कांग्रेस की राजनीतिक जमीन हथिया कर ही अपने को सशक्त किया है। चूंकि वे यह जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उनकी आवश्यकता अधिक है, इसीलिए वे उसके समक्ष यह प्रस्ताव रख रहे हैं कि उसे कम से कम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। कुछ विपक्षी नेता तो यह चाहते हैं कि कांग्रेस को 250 सीटों तक ही सीमित रहना चाहिए। फिलहाल कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं दिख रही है, लेकिन विपक्षी एकता के नाम पर उसे कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए विवश होना पड़ सकता है। क्षेत्रीय दल कांग्रेस पर अपनी शर्त इसलिए थोप रहे हैं क्योंकि वे यह देख रहे हैं कि राहुल गांधी तमाम प्रयासों के बाद भी वह करिश्मा नहीं पैदा कर पा रहे जो कांग्रेस के खोए हुए जनाधार को वापस कर सके। कांग्रेस की कठिनाई यह है कि यदि वह 250 सीटों पर ही लड़ती है तो और अधिक कमजोर हो सकती है। 2014 और 2019 के आम चुनाव में वह इतनी भी सीटें नहीं जीत सकी थी कि विपक्षी दल का आधिकारिक दर्जा हासिल कर सके। यदि वह आगामी आम चुनाव में विपक्षी दलों के साथ अपने पक्ष में माहौल नहीं बना सकी तो उसके लिए 50-60 सीटों से आगे निकल पाना मुश्किल हो सकता है। कांग्रेस भले ही यह मानकर चल रही हो कि भारत जोड़ो यात्रा ने उसके पक्ष में माहौल बनाया है, लेकिन सच यह है कि अब उस यात्रा का असर नहीं दिख रहा है। शायद इसी कारण कांग्रेस अदानी मामले को तूल दे रही है। उसे लग रहा है कि इस मुद्दे को वह आम चुनाव तक खींचकर मोदी सरकार को घेर सकती है, लेकिन विपक्षी एकता के लिए सक्रिय शरद पवार ऐसा नहीं मानते। वह अदानी मामले को तूल देने के खिलाफ हैं। इसके बाद भी कांग्रेस अदानी मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से कराने पर जोर दे रही है। पता नहीं कांग्रेस अदानी मामले को अगले आम चुनाव
तक गर्म रख पाएगी या नहीं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि उसने ऐसी ही कोशिश पिछले लोकसभा चुनाव के अवसर पर की थी। तब उसने राफेल विमान सौदे को तूल दिया था, लेकिन इससे उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। जनता ने यह मानने से इनकार किया कि राफेल सौदे में कोई धांधली हुई है। कांग्रेस की एक मुश्किल यह भी है कि जो विपक्षी दल उसका साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनमें से कोई यह कहने को तैयार नहीं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि जो नेता विपक्षी एकता की पैरवी कर रहे हैं, वे खुद भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। कई विपक्षी नेता और खासकर ममता बनर्जी और केसीआर तो राहुल को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं। भले ही आम आदमी पार्टी भी विपक्षी एकता के प्रयासों में शामिल हो, लेकिन इसके आसार नहीं कि वह दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस संग मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ना पसंद करेगी। वह जिन राज्यों में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी है, वह कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंध लगा रही है। गुजरात में उसने यही किया। विपक्षी दलों की समस्या यह है कि वे मोदी हटाओ का नारा तो दे रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस वैकल्पिक एजेंडा या न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं है। क्योंकि जो क्षेत्रीय दल कांग्रेस को साथ लेकर विपक्ष को एक करने में जुटे हैं, उनका प्रभाव केवल उनके राज्य तक ही सीमित है। इसीलिए वे अन्य राज्यों में कांग्रेस के लिए मददगार नहीं बन सकते। विपक्षी दल जिस एक मामले पर एकजुट होते दिख रहे हैं, वह है सीबीआई और ईडी की कार्यवाही। इसे लेकर वे धरना प्रदर्शन करने के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं, लेकिन वहां से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। विपक्षी दल सीबीआई और ईडी की कार्यवाही पर चाहे जितनी आपत्ति जताएं, वे यह नहीं कह सकते कि राजनीति में भ्रष्टाचार नहीं है। वे इस तथ्य को ओझल नहीं कर सकते कि जो नेता भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं, उन्हें अदालतों से राहत नहीं मिल रही है। इनमें आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी हैं। तृणमूल कांग्रेस के भी कई नेता ऐसे हैं जिन्हें अदालत से राहत नहीं मिल रही है। कुछ नेता तो लंबे समय से जेल में हैं। कई नेता ऐसे हैं जिनके खिलाफ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो यह बताते हैं कि घपले घोटाले में उनकी भागीदारी रही है। चूंकि प्रधानमंत्री यह समझ रहे हैं कि देश की जनता नेताओं के भ्रष्टाचार से आजिज आ चुकी है, इसीलिए वह विपक्षी नेताओं की शिकायत की परवाह न करते हुए बार बार यह कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्यवाही करने में कोई ढिलाई न बरतें। कांग्रेस सीबीआई और ईडी की कार्यवाही को लेकर कितना ही शोर मचाए, भाजपा बेपरवाह दिख रही है। हाल में उसने कांग्रेस के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा सामने रखते हुए जनता को यह याद दिलाया कि उसके समय में किस तरह बड़े बड़े घोटाले हुए। चूंकि नीतीश कुमार अपनी पाक साफ छवि के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए इसके आसार नहीं कि वह सीबीआई और ईडी की कार्यवाही को मुद्दा बनाकर विपक्ष को एकजुट करना पसंद करेंगे। वास्तव में फिलहाल विपक्षी एकता का कोई ठोस आधार नजर नहीं आ रहा है। यह संभव है कि कर्नाटक के चुनाव नतीजों के बाद विपक्षी
एकता का कोई रूप स्वरूप सामने आए। यदि कांग्रेस कर्नाटक में बेहतर प्रदर्शन करती है तो वह विपक्षी एकता की धुरी बन सकती है। तो आज का यह लेख जो है विपक्ष से रिलेटेड बातों पर रहा और संजय गुप्त आज की संपादकीय लेख से संबंधित रहे और संपादकीय को पढ़ने के बाद यह बात स्पष्ट है कि पक्ष विपक्ष का मामला आज की संपादकीय के केंद्र में रहा और किस तरीके से भाजपा और कांग्रेस का जो एक दूसरे पर हमला है, इन्हीं सब बातों का वर्णन हमें आज की संपादकीय से मिल रहा था। हालांकि हम लोग संपादकीय जब पढ़ते हैं तो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से पढ़ते हैं। कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी बुरी है, इन सब बातों को दरकिनार करते हुए हम लोग का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम लोग संपादकीय से क्या कुछ जान सकते हैं या समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की संपादकीय से हमने बहुत कुछ जानने और समझने का प्रयास किया। तो आज की संपादकीय को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली संपादकीय में। धन्यवाद।